नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो इसमें हम सीटेट दिसंबर 2024 को जो आपका 14 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था जूनियर वाला। कौन सा जूनियर वाला? क्योंकि आपको पहले पता ही होगा कि पहले जो सुबह वाली शिफ्ट है उसमें जूनियर का पेपर हो रहा था 14-15 दोनों को, और जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें आपका प्राइमरी का। तो ये आपका जूनियर का पेपर है जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था सीडीपी का। तो इसमें हम सीडीपी की जो आंसर की है जूनियर वाले की फर्स्ट शिफ्ट की, उसको पूरा डिस्कस करेंगे, उसके 30 क्वेश्चन। तो आप इससे मिला सकते हैं। मैं आराम से लेट बना रहा हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी में कई बार क्वेश्चन गलत बता देते हैं लोग। तो इसमें बिल्कुल सही जो होगा उसका आंसर वही डिस्कस करेंगे। इसमें आपको आंसर बताएंगे, तो आप मैच कर सकते हैं इसको आराम से। और फिर इसकी जब आंसर की आएगी उससे भी आप फिर मिला सकते हैं कि कितने आपके सही थे। इसमें आपको 95% तक आपको सही आंसर मिल जाएंगे। फिर दो तीन क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं जिन पर डाउट होता है, क्योंकि सीडीपी जो आपका सीटेट है वो एक दो तीन क्वेश्चन ऐसे ज़रूर डालता है ऑब्जेक्शन वाले, कि जिनके दो दो आंसर सही हो सकते हैं, तो उनको डाउट में रखेंगे। बाकी के आपके 30 क्वेश्चन इसमें आप मिला सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी लोगों तक शेयर ज़रूर कर दें। जिसने भी सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आप तक हमारी नोटिफिकेशन पहुंचते रहते हैं। तो इसी पर अब हम आगे वर्ग 2 की भी तैयारी करेंगे, इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए रहें। चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो इसमें क्या कहा गया है, सीधे सीधे हम आंसर टिक करेंगे। इंग्लिश छोड़ के हिंदी में ही देखते हैं, क्योंकि सभी लोग हिंदी में ही करते हैं ज़्यादातर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे? तो प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बात अब बताया गया है। तो प्रगतिशील शिक्षा के बारे में किससे सहमत होंगे? तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये बिल्कुल सही है। बच्चे एक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनकी विकास को प्रभावित करती है। बिल्कुल सही इसमें बताया गया है। आप अगर टैग वर्ड्स जो मैंने बताए थे कि आप अगर पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे तो उससे ही आपका जो पेपर है 80 से 85% जो आपका पेपर है वो टैग वर्ड से ही आया है, प्लस पॉजिटिव माइनस जो नेगेटिव है। इसमें जैसे कि आप देख रहे होंगे ऊपर ऊपर असभ होते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। बचपन एक अलग जीवन चरण है, जिसमें बच्चे के रूप में क्या हैं के बजाय वयस्कों के रूप में क्या बनेंगे, ये गलत हो जाएगा। बच्चे स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं और समाज उन्हें भ्रष्ट करता है, ये बिल्कुल गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। तो अपने आप से जो 4th नंबर का है, बच्चे एक सामाजिक सांस्कृतिक, सही हो जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव से आपके आराम से क्वेश्चन बन रहे थे। अगला क्वेश्चन है, तो बिना डिस्कस किए ज़्यादा आपको सीधे सीधे आंसर बताते हैं। तो इसमें है, विकास के डैश आयाम के तहत भावनाओं, आत्मधारणा और परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें किसका जो अध्ययन किया जाता है? तो बिल्कुल आपका मनोसामाजिक इसका सही आंसर हो जाएगा। मनोसामाजिक सिद्धांत जो आपको साइको सोशल थ्योरी है, मैंने आपको पढ़ाया भी था। आप उसमें देखेंगे तो आपको जो साइको सोशल थ्योरी है वो देखने को मिल जाएगी, अच्छे से पढ़ाया था मैंने। आगे क्वेश्चन चलते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि जो आपका मनोसामाजिक सिद्धांत है ये किसने दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्यवहार, रुचियां, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक संस्कृति विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है, उन्हें डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है और यह डैश होते हैं। तो यह आपके सांस्कृतिक विशिष्ट जेंडर के रूप में उपयुक्त मानते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जेंडर भूमिकाएं। और जिनको यह सांस्कृतिक रूप में परिभाषित भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। जेंडर भूमिकाएं सांस्कृतिक रूप से परिभाषित, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसमें। तो ये आपका अभिकथन कारण वाला है। आपने देखा होगा कि हर उसमें अभिकथन और कारण पूछे जा रहे थे। एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूलन के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए, ये दिया गया है। और अगला है आपका कारण दिया गया है, विशेष बच्चों की मुख्य धारा की शिक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत है। और ऊपर वाला भी आपका गलत है, क्योंकि विशेष बच्चों के लिए निम्नतम स्तर के लिए निर्देशित किया जाता है, ये गलत है आपका, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभिकथन ए और आर दोनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ए और आर दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीन पियाजे से क्वेश्चन है।
जीन पियाजे को भी मैंने पढ़ाया है आपके उसमें CDP में, तो आप डाल के देखेंगे अगर कि CTET एग्ज़ाम 2024 CDP, उसमें आपको मिल जाएगा जीन पियाजे का टॉपिक। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार तो क्या सही होगा इसका, तो सीखने के अनुभव बच्चे के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। बिल्कुल सही है ये, इसके अनुसार ऑप्शन 3 सही होगा। आप देख लेना, आपके में जो ऑप्शन है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं आपके सेट में। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लेव वाइगोत्स्की से भी ये भी टॉपिक पढ़ाया है। लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं, तो किस रूप में, एक सहयोगात्मक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं लेव वाइगोत्स्की के जो संज्ञानात्मक विकास को। तो एक बिल्कुल सही है, किस में देखते हैं, एक सहयोगात्मक प्रक्रिया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, भाषा और सोच, क्या है, भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लेव वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा को अवधारणाबद्ध किया है। तो किस रूप में अवधारणाबद्ध किया है, जब आपको पता है कि लेव वाइगोत्स्की किसके रूप में जानते हैं, सांस्कृतिक रूप में, तो जहाँ पे भी आपको सांस्कृतिक मिल जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है। तो कौन सा एक लक्ष्य अभिविन्यास का उदाहरण हो जाएगा, तो एक छात्र समझ को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। बिल्कुल सही बात है, लक्ष्य अभिविन्यास में हो जाएगा ये, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को, तो क्या करना चाहिए, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जिसने भी ये लगाया है पहले सही लगा के फिर गलत किया है इसको, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में, इसमें क्या पूछा गया है, नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी रणनीतियां हैं। तो जो नई अवधारणा है उनको पढ़ाने के लिए कौन सी सही हो जाएगा, उदाहरण प्रस्तुत करना, बिल्कुल सही बात है, उदाहरण देके हमको पढ़ाना चाहिए। गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही है। एक परिभाषा देना और छात्रों को उसे याद करने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल गलत हो जाएगा कि परिभाषा देके याद करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका 1, 2 और 3 बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं। तो किसमें जो है शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं, तो पारस्परिक अध्यापन में, बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 पारस्परिक अध्यापन। क्वेश्चन नंबर 12 है, फिजा ने विश्लेषण किया कि उसे विषय Z सीखने की तुलना में विषय X सीखने में अधिक समस्याएं हैं, क्योंकि वह विषय Z में रुचि रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना फिजा की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करता है। तो कौन सी ऐसी विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करता है, तो कौन सा, संज्ञानात्मक संघर्ष। ये भी इसमें आपको देखना होगा कि इसके जो 2 आंसर हैं वो सही हो सकते हैं। एक तो संज्ञानात्मक संघर्ष भी सही हो सकता है और अधिसंज्ञान भी इसका बिल्कुल सही आंसर हो सकता है। तो ये आपको डाउट में रखेंगे कि संज्ञानात्मक संघर्ष या फिर अधिसंज्ञान, तो इसका भी हम अधिसंज्ञान लगाकर चलते हैं। इसका संज्ञानात्मक संघर्ष भी सही हो सकता है, ये आपकी उस पर निर्भर करता है कि वो कौन सा मानते हैं, ये देखने वाली बात होगी। या फिर इसमें दोनों को पॉजिटिव प्लस 1 मार्क दे सकते हैं, फर्स्ट वाले को भी और सेकेंड वालों को भी, तो ये डाउट में रखेंगे ये क्वेश्चन। 13 है, हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत का प्रस्ताव है। तो हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत का क्या प्रस्ताव है, कि बुद्धिमत्ता अकादमिक सफलता का सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकती है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, बुद्धिमत्ता अकादमिक सफलता का सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकती है, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें क्या पूछा गया है, हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत विभिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वलीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी, तो स्वलीनता मतलब ऑटिज्म से पूछा गया है, तो स्वलीनता वाले जो अधिकांश विद्यार्थी हैं कल्पनाशील खेल के उच्चतर कौशलों का प्रदर्शन करते हैं।
बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कल्पनाशील खेल के उच्चतर कौशलों का प्रदर्शन करती हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 15। फिर से अभी का तनाव आ गया। भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है और सार्थक सीखने को सुसाधित करता है। तो ये बिल्कुल गलत है कि भय और तनाव का वातावरण जो बच्चों को हरदम तैयार नहीं रखता है, ये गलत हो जाएगा। अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। मैंने पहले बताया था कि अगर अभिकथन आपका गलत है तो कारक वैसे भी गलत हो जाता है 90% जो ऑप्शन होते हैं उनमें। तो आपका ये ए और आर दोनों गलत हो जाएंगे, ए और आर दोनों गलत। आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका 16 नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है, ये भी अभिकथन वाला है। लोकेश को एक संकल्पना दिल्ली को दूसरी संकल्पना भारत के उपसमूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। कारण क्या दिया गया है, यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती हैं, स्वविनियमित सीखने को संसाधित कर सकता है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर अभिकथन है ये भी सही है और कारण भी आपका सही दिया गया है, लेकिन ये आपकी जो सही व्याख्या नहीं कर रहा है ए आर की। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 होगा ये सही होगा कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक आकलन के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है। तो कौन सा नैदानिक आकलन का उपयुक्त वर्णन करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता और निर्देश की आवश्यकता हो सकती है। तो ये नैदानिक आकलन ही हो सकता है, जहाँ पर सहायता हो वहाँ पर निदान किया जाए उनका। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या पूछा गया है, 10 साल की काकुली गणित के एक कठिन सवाल में से जूझ रही है। उसके समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है। तो क्या कर सकती है, कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करें और जरूरत पड़ने पर आलम्बन प्रदान करें। ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यही करना सबसे उचित होता है कि उसको प्रोत्साहित करते रहें। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 19। जीन पियाजे डैश को डैश मानता है, लेव वाइगोत्स्की डैश को डैश मानता है। तो जीन पियाजे आत्म केंद्रित वाक्य को संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत मानता है। लेव वाइगोत्स्की निज वाक्य को स्वविनियमितता में प्रभावी मानता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही होगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी चल रहे हैं तो आप मिलाते चलिए, क्योंकि आपको सिर्फ मिलाना ही है। इसकी थ्योरी हम क्लास में कर ही चुके हैं। अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है सार्वभौमिक अभिकल्प में, तो शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना, ये आपका शामिल नहीं है। नेगेटिव बताना था, तो नामीकरण वैसे भी लेबलिंग करना मैंने पहले ही बताया था, ये गलत होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसके हिसाब से। 21 नंबर का क्वेश्चन है, तो पहले ही बताया था मैंने कि जो आपके पॉजिटिव नेगेटिव से आपके आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं आप। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के हिसाब से कौन सा सही है ये बताना है। तो नैतिक तर्क पर सांस्कृतिक और जेंडर के प्रभाव को ध्यान में रखता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग का। 22 नंबर का क्वेश्चन है, प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने के अवसर मिलते हैं। कारण क्या दिया गया है, बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है। तो इसका कौन सा गलत होगा या सही होगा। तो बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने के अवसर मिलते हैं, और इसका कारण दिया गया है बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है अभिकथन दिया गया है, ये बिल्कुल सही है कि अवसर मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है, ये गलत हो जाएगा। तो ए सही है लेकिन आर गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ऐसे प्रश्नों का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। तो कौन सा विवेचनात्मक सोच को कौन सा बढ़ावा देता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में
किन कारणों का योगदान था। तो ये आपको सोचने में, विवेचन करने में बिल्कुल आपको बढ़ावा देता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का नेता कौन था, ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है, याद कर सकते हैं आप। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था, ये भी फैक्ट वाला क्वेश्चन है, इसको भी याद कर सकते हैं आप। और द्वितीय विश्व युद्ध के कौन से देश प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे, ये भी आप याद कर सकते हैं। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने के किन कारणों का योगदान था, उनको कारणों को ढूंढना, ये आपका विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही बात हो जाएगी। आपका 24 क्वेश्चन है, 24 नंबर का। तो आपका ये पूरे फैक्ट्स और पॉजिटिव नेगेटिव से आंसर बने हैं, क्वेश्चन बने हैं। उन बच्चों को जिन्हें दृष्टिबाधिता है, उन्हें शामिल करते समय शिक्षकों को डैश का उपयोग करना चाहिए, जो डैश। तो किसका प्रयोग करना चाहिए, वैसे ही पता चल रहा होगा कि ब्रेल एक स्पर्श प्रणाली है। तो किसका, शिक्षकों को ब्रेल का प्रयोग करना चाहिए, जो एक स्पर्श प्रणाली है, बिल्कुल सही है। क्योंकि ब्रेल लिपि में आपके डॉट होते हैं, 6 डॉट होते हैं उभरे हुए। आगे चलते हैं 25। आप एक शिक्षक हैं जो छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्न में से कौन सी रणनीति इस प्रकार की चिंतन को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक संभावना है। तो क्या करते हैं, रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं आप, तो क्या करेंगे आप, इसका सही आंसर होगा छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले प्रश्न वाले अवसर प्रदान करेंगे, बिल्कुल सही बात होगी। इसी में वे क्या कर पाएंगे, रचनात्मक रूप से सोचने में प्रोत्साहित होंगे, कि जो आप चीज़ है उसको समाधान खोजने के लिए आप खुद से प्रयास करें, उसके कई आंसर ढूंढने का प्रयास करें, कि ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी आप जा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 26 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है। तो सीखने के लिए आकलन और एक होता है सीखने का आकलन। तो आपको सीखने के लिए आकलन बताना है। तो पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी और विचार मंथन, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि सीखने के लिए आकलन करना है, तो पहले से आपको प्रश्नोत्तरी विचार मंथन करना होगा, ना कि सीखने का आकलन होता तो आपने जो सीखा है उसका आकलन करना है। और इसमें क्या पूछा है कि आप सीखने जा रहे हैं, तो उसका आकलन करने के लिए कि वो आपको कितना आता है, पहले से आपको क्या पता है उसके बारे में। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें फिर से अभिकथन वाला है। ये आपका, लड़कों की तुलना में लड़कियां एक सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों के से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, बिल्कुल गलत बात है। लड़का लड़की कर दिया है कि ये ज़्यादा जरूरी है, ये कम है। लड़कियां आनुवंशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं, बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि लड़कियां ज़्यादा संवेदनशील होती हैं और लड़के नहीं। तो दोनों ही गलत हो जाएंगे, आपके ए और आर दोनों गलत हैं, ऑप्शन सही हो जाएगा एक। 28 नंबर का क्वेश्चन है, 12 साल की अमाना हर बार डर जाती है जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेगी और वह शर्मिंदा होगी। कारण, जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इसका क्या सही आंसर होगा, ये बताना है आपको। तो बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन नंबर ए भी सही है और बी भी, और इसका जी सही व्याख्या भी कर रही है, क्योंकि सही बात है। जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करता है तो उसकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे या एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो आपको उसके पहले डर लगता है कि कैसा पेपर आएगा, क्या पेपर आएगा। तब आपको डर तभी लगता है जब आपने पढ़ा हुआ होता है। आपने देखा होगा कि कई लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं, उनको डर ही नहीं रहता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। तो जिसने पढ़ाई की होती है उसको चिंता और असुरक्षा महसूस होती है, ये एक पॉजिटिव साइन होता है। तो ए और आर दोनों सही हैं, और ए आर की सही व्याख्या भी करता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे है 29 क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन, एक शिक्षिका छात्रों को उसको पूर्व ज्ञान की नई संकल्पनाओं से जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा में समझ, सीखने व विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी होगी। तो क्या सबसे प्रभावी होगी, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। छात्रों को नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और फिर उन्हें विषय से जोड़ना। तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव नेगेटिव आप करके आंसर दे सकते थे, कि जो स्वयं से अनुभव साझा करके उन्हें फिर विषय से जोड़ेंगे, तो ये बिल्कुल सबसे अच्छी रणनीति होगी, प्रभावी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक।
तो समावेशी कक्षा में शिक्षक क्या करता है? तो बच्चों को विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है। बिल्कुल सही है कि जिसकी जैसी आवश्यकता होगी उसी के अनुरूप आप पाठ्यचर्या बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं CDP के, जो आपका जूनियर वाला था, जूनियर वाला 14 तारीख को सुबह वाली शिफ्ट में। ये आपके 30 क्वेश्चन हैं, आप इनमें से मैच कर सकते हैं। तो आपके कितने नंबर बन रहे हैं CDP में, इसमें जूनियर वाले में, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी लोगों तक शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।